आई विल रिक्वेस्ट जेठा अंकल टू स्टार्ट द सत्संग। आज का वो सत्संग से स्टार्ट करें। जेठा अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूं। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। जो हमारे साथ सच्ची घटनाएं घटी हैं, जो गुरु जी ने हम पर मेहर की है, हम वो आपको बताते हैं। गुरु जी ने ये बहुत ही आसान तरीका चुना है हमारे लिए। एक तो जो उन्होंने मुझ पे और मेरे परिवार पे इतनी मेहर की है, इतनी ब्लेसिंग्स हमको दी हैं, ये उसका थैंक्स गिविंग है। दूसरा, मोर इम्पोर्टेंट, जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। मैं शुरू से शुरुआत करता हूं। आज से कोई 22 साल पहले, 24 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल अपर मिडिल क्लास फैमिली चाहेगी। बढ़िया नौकरी, हैप्पी फैमिली, बाल बच्चे। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया, यूं समझिए मेरी जिंदगी उजड़ गई। मेरा बड़ा बेटा 24 साल का था, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, हेल एंड हार्टी। पता चला उसको कैंसर है, और ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहां दिल्ली में एम्स में भी करवाई, अमेरिका में भी, और बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा, कहता ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। वो जितने दिन जिंदा रहा वो भुगतेगा, उसके साथ आप भुगतेंगे। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था, बहुत हाई पोस्ट होती है। मेरी आंटी डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। ये बेटा इंजीनियर था, दूसरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। अचानक इतने निस्सहाय, हेल्पलेस हो गए, समझ नहीं आया क्या करें। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस द्वार पे पहली बार हो या 10वीं बार या 50वीं बार, आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण में जाएं। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती हैं, अगर ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने मजबूर थे, इतने लाचार थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम मजबूर होकर गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं, करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, नो ट्रेस ऑफ कैंसर इन द बॉडी। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। डॉक्टर्स के कहने पे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं आ रहा था, इसके 4-5 सीटी स्कैन हुए, पहले 6-6 महीने बाद, फिर 1-1 साल बाद, और हर बार वही रिजल्ट कि शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, नो ट्रेस ऑफ कैंसर इन द बॉडी। और जो डॉक्टर कहते थे कि आप बेटे को भूल जाइए, कहने लगे आप भूल जाइए कि इसे कभी कुछ हुआ था।
वो लड़का आज भी एकदम ठीक है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे का ब्याह कर लो, मुंडे का ब्याह कर लो। उसकी उम्र भी थी और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। पर आपको कईयों को पता होगा कैंसर एक बार ठीक हो भी जाए ना तो फिर होने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए कहीं बात नहीं बन रही थी। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, कहीं बात नहीं बनी। बहुत प्रपोजल्स आए, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स, और सब बातें ठीक। जहां लड़की वालों को बताते कि भाई देखो आज ये ठीक है पर इसको कैंसर हो चुका है, अच्छा जी राम राम, फिर वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे। आखिर एक बार फिर जब इन्होंने मेरी आंटी को बोला ओ मुंडे का ब्याह कर ले, कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम इतना समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। तो वो कहती है गुरुजी हम तो सिंधी हैं, पंजाबी गर्ल्स की तो प्रपोजल्स हमारे पास आएंगी ही नहीं, कोई न्यूज़पेपर में ऐड दे दें। कहते हैं नहीं नहीं चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी, जैसे कुड़ी कोई बाल है खिलौना है, घर बैठे आ जाएगी। हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ हो नहीं रहा था, हम चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा यहाँ दिल्ली में एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है लोधी रोड पे, जहां पर 10-12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज हैं, उनमें से एक में काम करता था। एक दिन कोई एक लड़की आई, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, गुड फैमिली, एमसीए। किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की और एक आध मुलाकात के बाद कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया कि देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए, उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिली इसको सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन गुरुजी लेंगे। गुरुजी कहते हैं ठीक। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज हैं। डॉक्टर्स कहती हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो नहीं सकता। 3 साल ये पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट के पास भटके, सबने कहा अपना बच्चा भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू जर्सी सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। तब वो अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। इट वॉज सो अर्ली, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी ने सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, उसको कंसीव किए लगभग 1-1.25 महीना हो गया हुआ था। उसको सोरे से सीवियर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो,
एकदम मतलब एकदम, वॉशरूम तक भी मत जाओ, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। महाशिवरात्रि का दिन शाम को शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और गुरु जी की लीला देखिए हर छोटी छोटी बात में। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जितना मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि यहां तो हजारों लोग होंगे, हर एक चाहेगा मैं गुरु जी की आरती करूं, हम किसको हाँ बोले किसको ना बोले, चलो लॉटरी डालते हैं। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है। जो गुरुजी की मर्जी, लॉटरी में मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहां हो तुम, जल्दी पहुंचो, यू आर वन ऑफ द लकी वंस जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मैं सारा दिन बिस्तर से उठी नहीं थी, मुझ में बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी, मैं पहली बार बिस्तर से उठी, तैयार हुई। उन दिनों वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़े मंदिर इतनी लंबी जर्नी के बाद पहुंची, गुरुजी की आरती की और वापस घर पहुंची। कहते हैं 15 दिन हमें डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहेगी तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूं वॉशरूम तक मत जाओ और तुम इतनी ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन्नी तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है बच्चों का प्लेसेंटा मां से अलग हो चुका है, अब तो बच्चों को ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो भूल जाओ इसके प्रेगनेंसी को, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर गुरुजी तो कहती है ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। वो प्रेगनेंसी फिर भी चलती रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के बच्चे जिंदा हैं। हाँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी, गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, एक महीना एक दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। स्टार्ट करो। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहती हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को बताया तक नहीं था कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नु बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। उनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम पे हो रही थी, दाई करवा रही थी घर में। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेके पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहां से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी, ये हो क्या रहा है यहां पर, इधर जाए तो इधर शेषनाग, उधर जाए तो उधर शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहां से आया था, गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहां चला गया। बहुत बाद में किसी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो क्या था? कहते हैं जहां शिवजी होंगे वहां शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना।
गुरु जी कहते हैं मैं जोत से आया हूं, जोत में मिल जाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, और मैं आता हूं सिर्फ जो पता नहीं कितने जन्मों से, कितनी सदियों से मेरे भगत रह चुके हैं, उनको इकट्ठा करने, उनका कल्याण करने, उनको ब्लेस करने के लिए। वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात वो जानते हैं, इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो सब जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, वो जानते हैं। आपने पिछले हजारों जन्मों में क्या क्या किया है, या कल या अगले जन्म में क्या होने वाला है, वो सब जानते हैं। सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करेंगे, आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप नहीं भी याद करेंगे ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं देंगे? गुरुजी कहते हैं मेरे पास तो ये चॉइस ही नहीं है, आप जब चाहो मुझे छोड़ सकते हो, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ा, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। ये है हमारे गुरुजी। मैं आपको बाद में कुछ इंस्टेंसेस बताऊंगा कि कैसे वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह होते हैं। करने को वो कुछ भी करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देती हैं। मैंने अभी आपको पोते पोती का अपना बताया। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी नहीं है, यूट्रस नहीं है, या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात। कहती है मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहां आते हो, अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहां उसका कोई काम नहीं है। मैं आपको कुछ और इंस्टेंसेस सुनाता हूं। मैंने उनके यहां जाना शुरू किया, उसके बाद कोई 2-3 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा था। कहते हैं कैलाश मानसरोवर जो भी जाए ना, वहां शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। और प्लस इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी। मैंने कहा इतना बढ़िया ट्रिप रहेगा। जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूं। कहती है क्यों? शिव जी तेरे सामने यहां खड़े हैं, वहां का तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं मत जाओ। उन्होंने मुझे एकदम जाने नहीं दिया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, कोई 25-30 की 2 बैचेस, 50-60 लोग ऐसे दब गए। 24 साल में अभी तक उनकी लाशें नहीं मिली। उनकी लाशें अभी तक दबी हुई हैं। कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। बाद में गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। उन्हें पता था वहां क्या होना है, मैं किस मुसीबत में फंसने वाला हूं, मुझे जाने ही नहीं दिया उसने। मैं आपको अपनी आंटी का बताता हूं। एज ए रूल तो मैं और मेरी आंटी दोनों जाते थे गुरुजी के यहाँ। एक दिन समहाउ मैं नहीं, मेरी आंटी नहीं चली, मैं ही गया था। गुरुजी कहते हैं अगले वीक तू अपनी आंटी वास्ते लोटा ले आई। मैं हैरान था, क्योंकि लोटा गुरुजी सिर्फ उनको ब्लेस करते थे जो एकदम गए गुजरे मरने वाले होते थे। मेरी आंटी उस कैटेगरी में नहीं आती थी। मैंने घर जाके आंटी को बताया कि ये है। वो तो नाचने लगी, खुश होने लगी, कह रहे मैं नहीं गई फिर भी गुरुजी मुझे इतना याद रखते हैं। अगली बार हम वो लोटा लेके गए, गुरुजी से ब्लेस करवाया। उसके बाद मेरी आंटी को जो प्रॉब्लम्स हुई, पहले जय गुरुजी, पहले एक बाजू में फ्रोजन शोल्डर हो गया, फिर दूसरी में, फिर दूसरी का ठीक तो पहली में हो गया। उसको IBS का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, वो बेटर हो गया। उसको पता नहीं कितने सालों से स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, वो अपने आप ठीक हो गया। तो गुरुजी को पहले ही पता था ये सब होने वाला है, और वो एक्चुअली हो उससे पहले ही उन्होंने उसको दवाई दे दी।
ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं आपको अपने छोटे बेटे का कुछ बताता हूं। वो इंजीनियर है, वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं, तू क्या करता है? इसने बताया। कहते हैं, नहीं, ये काम बंद कर दे, तू नौकरी कर। रात को एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने ये कहा। उसने अगले दिन से शेयर ट्रेडिंग का काम तो बंद कर दिया, पर नौकरी के लिए कुछ नहीं किया। वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। 6-8 महीने बीत गए। एक दिन गुरुजी फिर उससे पूछते हैं, तू क्या करता है? ये कहता, गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। ये नहीं कहता कि मैंने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई ही नहीं किया, कहीं ट्राई ही नहीं किया। गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए। इसने कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब, आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में? कहता है, हाँ जी। कल सवेरे 11 बजे फलान जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना, हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर। और वो शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने 10 दिन में कहा था नौकरी मिल जाएगी, तो 9वां दिन में तो मिल सकती है, 11वां दिन नहीं आ सकता। ये है हमारे गुरुजी का वर्ड। अब मैं बताऊं गुरुजी ने उसको शेयर ट्रेडिंग का काम क्यों छुड़वाया। आपको पता है 2008 में स्टॉक मार्केट कितना बुरी तरह क्रैश हुआ था। अगर वो उस डेट को स्टॉक मार्केट में होता, एक्टिव होता, तो वो तो डूबता, मां बाप को भी साथ लेके डूबता। गुरुजी ने पहले ही उसको छुड़वा दिया। ये है हमारे गुरुजी। अब मैं उसकी शादी का बताता हूं। वो स्पिरिचुअली काफी एडवांस्ड है, बहुत मेडिटेशन ये वो करता रहता है। कहता है, जी मुझे शादी वादी नहीं करनी, कोई लड़की मुझे समझ नहीं पाएगी, मैं सारा दिन बैठ के मेडिटेशन करूंगा, मैं उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। पर गुरुजी को पता है ना हमारी भलाई किसमें है। अब मैं बताता हूं उसकी शादी कैसे हुई। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, उनको 2 बेटियां। बड़ी बेटी मैरिड, वेल सेटल्ड इन यूएसए। छोटी बेटी यहां पर दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, उसने बीकॉम किया। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं, तो आगे क्या करने का सोच रही है? कहती है, गुरुजी B.Ed करूंगे। गुरुजी कहते हैं, नहीं, B.Ed नहीं, तो M.Com कर। उसने कहा ठीक है। उसने M.Com के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उसका एडमिशन नहीं हुआ। कॉलेज से उसने पूछा, भाई साहब यहां कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? जवाब मिला, बहन जी आज तक तो इस कॉलेज में कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं, हाँ आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो बार बार फोन करती, बार बार वही स्टेरियोटाइप रिप्लाई मिलता। आखिर एंड ऑफ, पर उसे मन में विश्वास था कि जब गुरुजी ने कहा है तो एडमिशन वो दिलाएंगे। एक दिन एंड ऑफ अक्टूबर में वो फिर कॉलेज में फोन करती है कि भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? कहते हैं, हाँ जी लिस्ट बन रही है, आप कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। अगले दिन वो गई कॉलेज, 50-60 की कोई लिस्ट लगी हुई थी, सबसे ऊपर इसका नाम, और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50 और 60 और का भी कल्याण कर दिया। उसने M.Com ज्वाइन किया, M.Com भी कर लिया, नौकरी भी लग गई। तब तक मेरा बेटा यहां नौकरी करता था गुड़गांव में, उसकी चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गई। अब मैं बताता हूं उसको उसकी शादी कैसे हुई। 14 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर आए थे, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। उन दिनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था। एक दिन बहुत सेवादार वहां हुआ करते थे, मैं भी था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल आंटी वो भी थे।
गुरुजी आए जैसे ही हमारी सेवा खत्म हो रही थी। बैठे बाहर लान में बैठे एक पुरानी मंजी पे, संगत नीचे बैठ गई। गुरुजी बड़े जावेल मूड में हंसी मजाक कर रहे हैं, सारी संगत से बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद किसी सेवादार को बोलते हैं, जा तो भाटे अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो आए, बैठे, गुरुजी उनसे बातें करने लगे। बातें क्या करती हैं, सवाल भी खुद पूछती हैं, जवाब भी खुद देती हैं। हाँ जी, तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो मॉल है उसके बगल में? हाँ जी गुरुजी। यहाँ एक सेवादार दूसरों को कहता है, यार गुरुजी देखो ना, ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई दो जिगरी दोस्त मिले हों और आपस में मेमोरीज रिकॉल कर रहे हूं। मुझे तो यहाँ 1 साल हुआ है, कभी गुरुजी ने एक अक्षर मेरे से बात नहीं की। वो सेवादार कहता है, इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं और गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। पर देखिए, जय गुरुजी। पर उनको सब पता था, इनकी पूरी हिस्ट्री, क्या करते थे, कहां रह रहे हैं, क्या करती हैं। कुछ देर बाद एक और सेवादार को भेजे कि जा तू जेठा अंकल आंटी ने बुला के लिया। हम दोनों भी आए जी, बड़े खुश वहां बैठे। मेरे से ज्यादा बात नहीं की, मेरे से गुरुजी वैसे भी बात करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं भाटे अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें कहते हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो। बात खत्म। ना लड़की वहां पर है, ना लड़का वहां पर। भाटे अंकल और आंटी तो बड़े खुश हुए कि बेटी की शादी फिक्स हो गई। हमने घर आके बेटे को फोन किया, वो चंडीगढ़ में था, कि गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दिया। कहते आपको तो पता है मुझे शादी नहीं करनी, आपने मान कैसे लिया? हमने कहा भैया हमारी तो हिम्मत नहीं होती गुरुजी से बहस करने की, तेरे को जो करना है तू कर ले। वो वहां से जैसे ही उसको छुट्टी मिली, छुट्टी लेके यहां आया कि मैं गुरुजी से कहूंगा नहीं मुझे शादी नहीं करनी। 27 मई 2007 जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी ने सत्संग संगत की थी एम्पायर स्टेट में, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, लगभग 3 बजे मेरी आंटी को लैंडलाइन पे फोन आता है। वो पूछती है आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूं। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं आज सब तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो चुका था कि हम हफ्ते में 1 दिन जा सकते थे। तो वो कहती है गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तुम सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए कि आज हमको अच्छी खासी डांट पड़ेगी। गए, उधर से भाटे अंकल आंटी को भी बुला लिया। उस दिन गुरुजी ने लड्डू प्रसाद बांटे, मोतीचूर के लड्डू। सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटे अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया आप दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालनी है तो डाल लो, नहीं डालने तो वो भी मत डालो, शादी हो गई। चल रहा है ना देखो। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो शादी करेंगे ही। तो कंडीशन रखी कि देखो 25 आदमी उनकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। हमारे लिए इट वाज सच ए प्रॉब्लम 25 आदमियों को रेस्ट्रिक्ट करना। मुझे 7 भाई बहन है और उनमें से 1-2 को छोड़ के कोई गुरुजी को नहीं मानता था। 3 भाई हैं, उनमें से 2 की उस डेट को डेथ हो गई थी। एक दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता था। मैंने उसको कहा भैया शादी में या तुम और तुम्हारी आंटी आएंगी या तुम्हारा बहू बेटा, चारों नहीं आओगे। कहता है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारा एक भाई बचा है उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी हम तो ऐसे इनवाइट करेंगे। फिर हमने गुरु पूर्णिमा का दिन शादी की, रेस्ट्रिक्ट किया 25 से। इनफैक्ट लास्ट मिनट पे कोई नहीं आ सका तो 2-3 कम ही आए।
हमारी तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से। और शाम को आके इन्होंने बड़े मंदिर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। अब मैं आपको बताता हूं उनके बच्चे होने का। कुछ टाइम बाद उनको गुरुजी से मैसेज आया कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। इन्होंने प्लान किया और गुरुजी चाहते हो तो वो तो काम होना ही है। सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। वो एक्सपेक्टिंग थी, हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि इसको लड़का होगा। हमने ओपनली सबको अनाउंस कर दिया, क्योंकि गुरुजी की इंडिकेशन तो कभी गलत होती ही नहीं है। हमने ओपनली सबको अनाउंस कर दिया, यहां तक कि मेरी बहू की सिस्टर जो यूएसए में रहती है उसको भी उसने बोल दिया कि देखो मुझे बेटा होगा, सब कपड़े लड़कों के बनाना, लड़की का कोई कपड़ा नहीं बनाना। जब डिलीवरी हो रही थी हमारे घर के पास हॉस्पिटल में, मेरी आंटी वहां थी सिर्फ। डॉक्टर बाहर आ गई, पूछती है निधि जेत्रा के साथ कौन है। मेरी आंटी समझ गई डिलीवरी हो गई है, कहती है हाँ हाँ मैं हूं, मुझे पता है लड़का हुआ है। वो कहती है नहीं, लड़की हुई है। वो दंग रह गई, ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है। पर अब कुछ कर नहीं सकते थे। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है। वो उस संगत को जानती नहीं है। कहती है आंटी बधाई हो, तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। वो दंग रह गई। अभी तक भाटिया अंकल और आंटी और जेत्रा अंकल आंटी के सिवा और किसी को पता नहीं था कि डिलीवरी हुई है। हाँ होनी है, आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। और दूसरा, सबको हमने कहा था लड़का होगा, ये कह रही है लड़की हुई है। तो पूछती है तुम्हें कैसे मालूम। कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको लड़का होता है। वो लड़का बड़ा होके इतना नालायक निकलता है, हिप्पी टाइप। माँ बाप दोनों सर पे बैठ के रहते, सर पे हाथ दे के बैठे हैं, कह रही यार हम कहां फंस गए, कैसा बेटा मिला है, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इसलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। मैं लड़का तो किसी को भी दे देता हूं, लड़की बहुत भाग्यवानों को देता हूं। ये है हमारे गुरुजी। अब मैं आपको एक आध सत्संग अपनी बेटी का बताता हूं। मेरी बेटी को बेटी हुई थी। वो जब 15 दिन की थी तब उसे डबल निमोनिया हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट हुई, आईसीयू में। आईसीयू में आपको पता है किसी को जाने नहीं देते, डॉक्टर्स देखते हैं जो कुछ। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, कह रहे तू जाके अपनी दोती को तो देख। ये किसी तरह आईसीयू में गई और अपनी दोती को देखने देखा तो उसका हार्ट फेल हो रहा है। वो इमीडिएटली चिल्लाई, कह रहे तुमने उसको छोड़ दिया, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है, ये तो मर रही है। डॉक्टर्स नर्सेस भागते हुए आए और उन्होंने, और गुरुजी की कृपा से मेरी दोती की जान बच गई। वो बड़ी हुई। अब मैं आपको 1917 का इंसिडेंट बताता हूं। अर्ली मार्च में उससे 2-3 महीने पहले उसने नई गाड़ी ली थी। वो गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रही थी कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी आ गया, मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। वो मैरिज अटेंड करने जा रही थी। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। 4-5 गाड़ियों ने एक दूसरे को पीछे से ठोक दिया। पहली को दूसरी ने, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी या 5वीं गाड़ी इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सिल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बस्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। और वहां से 60 किलोमीटर गुड़गांव तक टो करके लानी पड़ी। ठीक करवाने में नई गाड़ी को, 2-3 महीने पुरानी को 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ था। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में
किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर नहीं लिया। और ये सब इतना सडनली हुआ, किसी को भी जय गुरुजी या गुरुजी को याद करने का मौका तक नहीं मिला। ये है हमारे गुरुजी। अब मैं आपको 22 सितंबर 2017 का एक इंसिडेंट सुनाता हूं। फ्राइडे का दिन था, मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर सेवा कर रहा था, करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मेरा स्पीच गई, लेफ्ट हैंड लटक रहा था, मैं उसे उठा नहीं सकता था, लेफ्ट लेग में एकदम पावरलेस। मैं समझ गया कि ये ब्रेन स्ट्रोक है। मैंने सेवादारों को बोला, किसी तरह समझाया। मेरी आंटी कोई 3-4 मीटर की दूरी पे सेवा कर रही थी, वो मुझे उसके यहां लेके गई। अब गुरुजी की लीला देखिए। गुरुजी कहती है ना, मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब मेरी प्लानिंग से होती है। अब उनकी प्लानिंग देखिए। मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती। अगर कहीं और ये हुआ होता ना, तो जब तक एम्बुलेंस आती हम फंसे रहते, पता नहीं कितनी देर में एम्बुलेंस आती है। पर गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि ऐसी जगह पे ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ कि आई एम सराउंडेड चारों तरफ बाय सेवादार, एंड यू नो वो कितने हेल्पफुल हैं। मेरी आंटी के पास ले गए। सामने से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था, उसके जेब में सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थे। इमीडिएटली उसने मुझे वो दी, अंकल ये तो खा लो। मेरे को फर्स्ट एड तो वहीं मिल गया। मेरी आंटी ने सेवादारों को बोला, अंकल जरा एम्बुलेंस तो मंगा दो प्लीज। सेवादार कहते हैं, आंटी कैसी बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, हम है ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। तब तक हमने एम्स में, जहां मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था 13-14 साल पहले, उस डॉक्टर को फोन किया कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम हॉस्पिटल आना चाहते हैं इमरजेंसी वार्ड में। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहां पर तो इतना रश होता है, कोई तुमको घुसने नहीं देगा। हमने फैसला किया फोर्टिस वसंत कुंज में जाते हैं, जो नियरेस्ट बड़ा हॉस्पिटल है। तब तक सेवादार 2 अपनी गाड़ियां लेके आए। मैं, मेरी आंटी, मेरी बेटी और 3 सेवादार हम निकले फोर्टिस वसंत कुंज के लिए। रात के लगभग 9 बजे थे, नवरात्रे चल रहे थे। हमें जाना था वाया छतरपुर रोड, जहां पर इतनी बुरी ट्रैफिक होती है। नवरात्रे चल रहे थे, पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, हमें कहीं जरा सी ट्रैफिक या एक रेड लाइट नहीं मिली। हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। और जैसे ही यहां से हम निकले, मेरी आंटी ने बेटे को भी फोन कर दिया कि बेटा पापा को ये हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। वो एंड्रूजगंज में रहता है, उसको आना था वाया साउथ एक्सटेंशन, होल ऑफ यूसुफ सराय मार्केट, अरविंदो मार्ग, ऑल नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स एंड रेड लाइट्स। उसको भी गुरुजी की कृपा से कहीं जरा सी ट्रैफिक नहीं पहुंची मिली। और जब तक हम पहुंचे, वो ट्रॉली और नर्सेस लेके इमरजेंसी गेट पे खड़ा था। हमें ले गए अंदर, मेरे 2-3 टेस्ट हुए। कहते हैं जी हाँ आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, छोटा सा क्लॉट था, वो कहीं मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, पर आप खतरे से बाहर हो, हम आपको 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, चलिए आपको आईसीयू में भर्ती करते हैं। हमने सोचा ये तो लूटने वाली बात हुई, उधर कह रहे हैं आउट ऑफ डेंजर हो, उधर आईसीयू में रखेंगे। हमने फैसला किया नहीं, हम तो एम्स में जाएंगे। हालांकि हमें वार्न किया गया था कि आप यहां घुस नहीं सकोगे। बेटा हमको एम्स में ले गया, वहां पर उन्होंने 1-2 टेस्ट और किया, कंफर्म किया कि हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो था, पर छोटा सा क्लॉट था, मूव कर गया है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। 2-3 घंटे के बाद जब तक ये टेस्ट हुए, आके मुझे कहते हैं कि भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हुआ है, आप वो बिस्तरा ले लीजिए। मुझे इवन बेड मिल गया। अगले दिन मेरा 1-2 टेस्ट और हुआ, कंफर्म किया कि हाँ जी आपको
ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, यू आर आउट ऑफ डेंजर, पर कुछ और टेस्ट करेंगे। मंडे को मेरा 1-2 टेस्ट और हुआ, कहते हैं जी अभी आपके और टेस्ट करने पड़ेंगे और आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी 6-8 महीने, तभी आप नॉर्मल होंगे। हमने कहा, पूछा कि भाई वो टेस्ट जरूरी है हम यहां रह के करवाएं? कहते हैं नहीं जी, जब मर्जी आ जाना। हमने उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया और वो टेस्ट हमने बाद में करवाए। गुरुजी की कृपा से सब टेस्ट ठीक आए। मैंने फिजियोथेरेपी एक दिन भी नहीं करवाई, गुरुजी की कृपा, मैं एकदम ठीक ठाक हूं, बढ़िया चलता हूं, सब आपकी तरह। हम एम्स से डिस्चार्ज हुए मंडे नाइट को। फ्राइडे मॉर्निंग हमारा अर्लियर प्रोग्राम था कि हम ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने जाएंगे छोटे बेटे के साथ। हमने सोचा इतना सब कुछ हुआ है, 3 दिन बाद हम घूमने जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। बेटे को बोला, बेटा आप चले जाओ, हम नहीं चलेंगे। बेटा बहू तो, हमने कहा ठीक है मान जाएंगे, उनको छोटी बेटी है, वो फील कर रही थी कि दादू की वजह से हमारा भी ट्रिप गया। तो बेटा कहता है कि नहीं पापा, अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे सब। हमने कहा नहीं नहीं बेटा चलो, हम भी चलते हैं। हम उनके साथ गए। फ्राइडे को हम गए ऋषिकेश, सारा घूमे। सैटरडे को हरिद्वार घूमे। संडे मॉर्निंग हम ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे नहाने गए। बेटे को किसी ने बोला था, अरे भैया ऋषिकेश जा रहे हो, थोड़ा हमारे लिए गंगा जल तो लेके आना। उसने एक हाथ में कैन उठाया, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको पकड़ के गया नदी से जल लेने। एक पैर रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, सोचा जितना किनारे से दूर पानी लूंगा ना उतना साफ मिलेगा। जैसे ही इसने चौथा या 5वां कदम रखा, लुढ़क गया, गोते खाने लगा। यहां उसका मां बाप वाइफ और बेटी चारों देख रहे हैं, इतने हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते, सब बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, अरे किसी को समझ में आती है, बचाओ बचाओ, ये डूब रहा है। कोई बचाने नहीं आया। और विश्वास रखिए, हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज वो बच सकता है। अचानक वो बड़े आराम से बाहर आ गया। हमने पूछा, अरे तू बाहर कैसे आ गया? कहता है मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ, और जैसे ही मैंने कहा बचाओ, पता नहीं कैसे मेरे पैर के नीचे जमीन आ गई और आराम से मैं बाहर आ गया। बाद में हमने देखा कि वहां साइड में एक छोटा सा बोर्ड लिखा हुआ था कि यहां पर रिवर बेड सडनली नीचे जाता है, संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले वहां पर 3 लड़के डूब चुके थे। ये हैं हमारे गुरुजी। आप उन्हें याद करो या ना करो, वो आपके अंग संग रहते हैं। इस द्वार पे आपको कभी कुछ नहीं मांगना पड़ता। यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन यू। देखिए, एक नदी बह रही है, उसमें से कोई मुट्ठी भर पानी भर के ले आता है, कोई बाल्टी भर के ले आता है, कोई उसमें गोता लगाता है। आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब आपको वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको आना पड़ेगा किसी ऐसे सत्संग में या बड़े मंदिर में। दूसरा, जब आप यहां आते हैं, आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। शब्द सुनना या सत्संग सुनना या करना में बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी। यहां पर नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो टॉकिंग, नो हाय हेलो, नो बिजनेस डील्स। आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हैं, उनसे ध्यान लगाइए। और जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, चाहे प्रसाद हो, लंगर हो या और कुछ हो, वो पूरा ग्रहण करना है। एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रही हैं। फिर गुरुजी को मत ब्लेम कीजिए कि गुरुजी ने उसको तो इतना दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं आपको एक छोटा सा प्रसाद बचाने का सत्संग सुनाता हूं। शरद पवार का नाम सुना होगा आपने।
डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है इंडिया का, उसको माउथ कैंसर था। वो आया गुरुजी के पास, गुरुजी ने उसको एक गिलास चाय प्रसाद का दिया, ले ये पी ले। उसको माउथ कैंसर था, पीने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने किसी तरह लगभग पौना पिया, बाकी अपनी आंटी को दे दिया। नहीं नहीं, मेरे से नहीं पिया जा रहा, तू पी ले। 2-3 महीने बाद जब वो अगली बार गुरुजी के यहाँ आया, कहता है गुरुजी मेरा कैंसर 75% ठीक हो गया है, 25% अब भी है। आपने देखा होगा उसका मुंह अब भी टेढ़ा है। गुरुजी कहते हैं वो तो होना ही था, तूने 25% चाय जो बचा के आपकी अपनी आंटी को दे दी। तो जो प्रसाद आपको यहां मिलता है उसे यहीं ग्रहण कीजिए, मंदिर में मिलता है तो मंदिर में ग्रहण कीजिए। अगर आप उसे घर ले जाती हैं या बांट देती हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं। फिर गुरुजी को मत ब्लेम कीजिए कि उस अंकल को तो गुरुजी ने इतना दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। गुरुजी कहते हैं मैं आपके 90% कर्म काट देता हूं। इवन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है, प्रारब्ध आपका कोई नहीं माफ कर सकता एक्सेप्ट हमारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतूंगा। और वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, तभी आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। इसलिए जो आपको चाहिए वो अगर गुरुजी आपको नहीं दे रहे, आपको तरसा रहे हैं, आपको मुसीबत में रख रहे हैं, तो विश्वास रखिए वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपका मोक्ष का रास्ता साफ कर रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। आपको जो चाहिए दे रहे हैं मीन्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे तो आपके कर्म कटवा रहे हैं। बाकी उनको कुछ भी देने में मुश्किल नहीं है, हमने सब उनसे खुद लिया है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, कॉलेज में एडमिशन, वीजा, पासपोर्ट, सब उनको देने में कुछ नहीं लगता, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी। और दूसरा वो आपके 90% कर्म पहले कटवाते हैं, आपको मोक्ष का हकदार बनाते हैं। इसलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। इससे बढ़िया पूरी तीनों लोकों में कोई जगह नहीं है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप यहां आए हो। आप आए हो सिर्फ गुरुजी की आज्ञा से, सिर्फ उनकी मर्जी से, पहली बार हो या 10वीं बार। और अगर आए हो तो फिर जो उन्होंने छोटी छोटी बातें कही हैं वो उनका ध्यान रखिए। आए हैं तो पूरी ब्लेसिंग्स लीजिए, वो ब्लेसिंग्स गवाइए नहीं। गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे, कहते थे प्रवचन तो संत बाबे करते हैं, भगवान थोड़ी प्रवचन करता है। भगवान ने अभी तक सिर्फ एक बार प्रवचन किया है, जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था वो भी सिर्फ अर्जुन को दिया था। ये दूसरी बात है कि आज आप और मैं वो यूज करते हैं। गुरुजी ने एक बार किया था, 3 बातें कही थी। एक, वो परमेश्वर एक है, आप उसको शिवजी बोलो, गुरु नानक बोलो, अल्लाह बोलो या क्राइस्ट बोलो, ये जो अलग अलग रास्ते हैं ये उसी एक परमेश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, और वो सब गुरु जी इज द अल्टीमेट। दूसरा, जब हो सके, जितना हो सके, जितनों का हो सके कल्याण करो। अगर कल्याण कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करो। और तीसरा, जब आपको कन्वीनियंट हो, चलते फिरते, नहाते, सैर करते, कुकिंग करते, जिसमें भी आपको विश्वास है उसको थोड़ा सा याद कर लो, मैं उसी रूप में आपको ब्लेस करूंगा। माला फेरने के वो डेड अगेंस्ट थे, कहते थे माला फेरने से अहम आ जाता है। बस अपना मन साफ रखो। 3-4 चीजें वो स्ट्रिक्टली मना करते थे, नो ए बी एंड सी। ए मतलब अब्यूज, बी मतलब ब्लेम, सी मतलब क्रिटिसाइज। किसी को अब्यूज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, और किसी की निंदा मत करो।
अगर आप किसी की निंदा करते हो तो आप उसके बुरे कर्म, उसके पाप अपने ऊपर ले लेते हो। बस आप अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। और अगर मेरे मन में छल कपट है तो मैं 1 या 100 बार गंगा में नहा लूं, हाँ, ये तन जरूर साफ हो जाएगा, पर जो मेरे अंदर छल मैल कपट है वो कहां जाएंगे? बस अपना मन साफ करो, यहां आते रहो और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी दे सकता हूं कि बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए, जितना आप सोचते हो उससे बहुत 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 ज्यादा ले जाओगे। मे गुरुजी ब्लेस वन एंड ऑल। वो तो आए ही सिर्फ हमें ब्लेस करने के लिए। बस यहां आते रहिए, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।